हिंद प्यारे दोस्त, आज मैं फिर से लाया हूँ बिहार पुलिस के जीके जीएस का क्वेश्चन 2024 के लाया हूँ। जो प्रीवियस वाला क्वेश्चन है, जो बिहार पुलिस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन ऑलरेडी पहले से है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। चैनल पहले और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा है कि चरक किसके राज्य चिकित्सक थे। तो चरक कनिष्क के राज्य चिकित्सक थे। राइट ऑप्शन हो जाएगा पहला नंबर। देखिए इनके बारे में लिखा गया कि चरक कनिष्क के राज्य चिकित्सक थे। इनके अलावा चरक को चिकित्सा का जनक भी कहा जाता है, यह भी याद रखना है। चरक को चिकित्सा का जनक भी कहा जाता है। चरक ने दोस्तों चिकित्सा शास्त्रीय ग्रंथ और चरक संहिता की रचना किए थे। चरक दोस्तों कनिष्क के राज्य चिकित्सक थे। चरक को चिकित्सा का जनक कहा जाता है। चरक चिकित्सा शास्त्रीय ग्रंथ और चरक संहिता की रचना किए थे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पूछा गया था। ये बिहार दरोगा की एग्जाम में 17 दिसंबर की एग्जाम में पूछा गया भी क्वेश्चन है दोस्त। कैबुल दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि कैबुल लमजाओ जो विश्व का अकेला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ पर है। तो कैबुल लमजाओ दोस्तों विश्व का अकेला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा कि विश्व का अकेला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन है, तो कैबुल लमजाओ हो जाएगा दोस्तों। यह कहाँ पर है, तो मणिपुर राज्य में है दोस्तों, याद रखिए मणिपुर राज्य में है कैबुल लमजाओ दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान। भारत के मणिपुर राज्य के बिष्णुपुर जिले में स्थित है। यह तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान लोटक झील का अभिन्न हिस्सा है दोस्तों। कैबुल लमजाओ दोस्तों लोटक झील का एक अभिन्न हिस्सा, याद रखना है भी। यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। कैबुल लमजाओ का क्षेत्रफल 40 वर्ग किमी है, यह भी याद रखिए। कैबुल लमजाओ का क्षेत्रफल कितना है, 40 वर्ग किमी है। यह लोटक झील का एक अभिन्न हिस्सा है। मणिपुर के बिष्णुपुर जिले राज्य में मणिपुर राज्य के बिष्णुपुर जिले में स्थित है कैबुल लमजाओ, याद रखना। ये क्वेश्चन पूछा गया था दो की एग्जाम में। तीसरा नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा है कि अत्यधिक उन्मूलन से सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव है। तो अत्यधिक उन्मूलन से सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव पड़ा है जंगली जानवरों के निवास स्थलों में, याद रखना है। जंगली जानवरों के निवास स्थलों का नाश हुआ है अत्यधिक उन्मूलन से। अत्यधिक उन्मूलन का सबसे अधिक प्रभाव जंगली जानवरों के निवास स्थलों का नाश हुआ है। इसके अलावा दोस्तों अन्य चीज़ों पर भी प्रभाव पड़ा है, परंतु सर्वाधिक प्रभाव इन्हीं जंगली जानवरों के निवास स्थलों पर ही सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है। तीसरा नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बेलगांव। एकमात्र महात्मा गांधी जी ने सिर्फ बेलगांव के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, सिर्फ एक बार कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी 1924 ईस्वी में बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसके अतिरिक्त गांधी जी ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कभी भी नहीं किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें चौथा नंबर क्वेश्चन है। चौथा नंबर क्वेश्चन कि सरोजिनी नायडू ने किस वर्ष कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। तो सरोजिनी नायडू ने किस वर्ष कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। तो राइट ऑप्शन हो चुका 1925 ईस्वी में दोस्तों। 1925 ईस्वी में दोस्तों के.बी. हेडगेवार ने कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष भी बने थे, याद रखने भी। तो सरोजिनी नायडू 1925 ईस्वी में दोस्तों कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। सरोजिनी नायडू को 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ये भी याद रखना है। कहाँ पर किए थे, तो कानपुर में किए थे सरोजिनी नायडू ने कांग्रेस के अध्यक्षता 1925 में। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि डिवाइन लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। डिवाइन लाइफ पुस्तक के लेखक दोस्तों शिवानंद है, याद रखना। स्वामी शिवानंद डिवाइन लाइफ पुस्तक के लेखक है। अल्बर्नी दोस्तों मेगास्थीन दोस्तों इंडिका पुस्तक की रचना किए थे। सुनील गोस्वाकर सनी डेज नामक पुस्तक की रचना की थी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि डिवाइन लाइफ पुस्तक के लेखक स्वामी शिवानंद है। इसके अलावा शिवानंद इसके अलावा डिवाइन लाइफ सोसाइटी की भी स्थापना की थी 1936 में। डिवाइन लाइफ सोसाइटी की स्थापना शिवानंद 1936 में की थी। इसके अलावा पुस्तक की भी रचना किए थे, जिसका मुख्यालय ऋषिकेश के उत्तराखंड में स्थित है, यह भी याद रखिएगा। जिसका मुख्यालय कहाँ, ऋषिकेश के उत्तराखंड में स्थित है। छठा नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है। छठा नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि आराम हराम है यह प्रसिद्ध कथन किसका है। तो आराम हराम है यह प्रसिद्ध कथन यह नारा किसका है। तो राइट ऑप्शन हो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह नारा दिया गया था। आराम हराम है का नारा किसने दिया था, तो जवाहरलाल नेहरू दोस्तों। महात्मा गांधी जी दोस्तों करो या मरो का नारा दिए थे। लाला लाजपत राय कौन सा नारा दिए थे, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा जरूर। तो आराम हराम का नारा एक प्रसिद्ध कथन है, जवाहरलाल नेहरू का है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 7वां नंबर क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय ने ब्राह्मण समाज की स्थापना कब किए थे। तो राजा राम मोहन राय ने ब्राह्मण समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की थी, याद रखना है। 1913 ईस्वी में दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी होम की अध्यक्षता में। 1875 में आर्य समाज का स्थापना हुआ था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, जिनका बचपन का नाम मूलशंकर था, याद रखना है भी।
राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किए थे। राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है, आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है। राजा राममोहन राय ने दोस्तों 1829 में सती प्रथा का अंत किए थे, यह भी याद रखना है। राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत का जनक या पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है, याद रखने भी। 8वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया गया था। तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 में दोस्तों मोहम्मद गजनवी के द्वारा सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया गया था। लगभग 6 बार इस मंदिर पर आक्रमण किया गया था दोस्तों। मोहम्मद गजनवी ने दोस्तों भारत पर 17 बार और इस मंदिर पर 6 बार आक्रमण किया था, ये भी याद रखिएगा। इस मंदिर पर आक्रमण मोहम्मद गजनवी 1025 में किया था। यह मंदिर विश्व के प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों, विश्व भर में एक प्रसिद्ध मंदिर है, याद रखने भी। इस मंदिर पर 6 बार आक्रमण किया गया था। 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा कि स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान था। तो स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान कौन था। तो राइट ऑप्शन हो जाए दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों स्वयं को सिकंदर कहने वाला दूसरा सुल्तान था, ये भी याद रखिएगा। स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान कौन था। तो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान था। अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों अपने सिक्के पर सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी। अलाउद्दीन खिलजी अपने सिक्के पर सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी। अलाउद्दीन खिलजी को स्वयं सिकंदर की तरह विश्व विजेता बनने की विचार रखता था। अलाउद्दीन खिलजी स्वयं सिकंदर की तरह विश्व विजेता बनने के विचार भी रखते थे, याद रखिएगा। जो स्वयं को सिकंदर कहने वाला दूसरा सुल्तान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 10वां नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली को पुराने किले का निर्माण किस शासक ने काल में हुआ था। तो दिल्ली के पुराने किले का निर्माण किस शासक के शासन काल में हुआ था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा शेरशाह सूरी के शासन काल में हुआ था। शेरशाह सूरी की मकबरा दोस्तों सासाराम में स्थित है, याद रखने भी। अकबर ने दोस्तों श्रीनगर की स्थापना या फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा को बनाया था, याद रखने भी। शाहजहां ने ताजमहल को निर्माण करवाया था। तो दिल्ली के पुराने किले का निर्माण शेरशाह सूरी ने किया था। शाह ए कुना के नाम से भी इस पुराने किले को जाना जाता है। शाह ए कुना के नाम से भी दिल्ली के पुराने किलों को जाना जाता है। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है। रोहतासगढ़ किले का निर्माण भी शेरशाह सूरी ने ही करवाए थे, याद रखना है। रोहतासगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था। शेरशाह सूरी ने करवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच में हुई थी। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई दोस्तों 1526 में लड़ा गया। पानीपत का दूसरी लड़ाई दोस्तों 1556 में लड़ा गया था। प्रथम लड़ा गया था 1526 में। तृतीय लड़ा गया था दोस्तों 1761 में। तीनों युद्ध याद रखिएगा। द्वितीय बोलेगा तो 1556 में, प्रथम बोले तो 1526 में, तृतीय बोले 1761 में। जो पानीपत का दूसरी लड़ाई होता है हेमू और अकबर के बीच में लड़ा गया था, याद रखना है। किन के बीच में हुआ था। तो हेमू और अकबर के बीच में लड़ा गया था, याद रखना है। द्वितीय 1556 में जो हुआ था। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि एक रिट किसके द्वारा जारी किया जाता है ना। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि रिट किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाए दोस्तों उच्च न्यायालय के द्वारा। सर्वोच्च उच्च न्यायालय के द्वारा दोस्तों रिट जारी किया जाता है, याद रखना है। रिट किसके द्वारा जारी किया जाता है। उच्च न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है। रिट जारी करने का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय को तथा उच्च न्यायालय को है दोस्तों, याद रखिएगा। थोड़ा जूम कर लेते हैं यहाँ पे। ऋण जारी करने का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को प्राप्त है, याद रखिएगा। ऋण जारी करने का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों अनुच्छेद 32 तथा प्रत्येक उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत अपनी ऋण जारी कर सकता है, याद रखिएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत ऋण जारी करता है और प्रत्येक उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत अपनी ऋण जारी करता है, याद रखिएगा। उच्च न्यायालय ऋण जारी करने का अधिकार केवल सिर्फ उच्च न्यायालय को है। 13 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा कि संविधान का कौन सा भाग राज्य की नीति निषेधता से संबंधित है। तो संविधान का भाग कौन सा भाग राज्य की नीति निषेधता से संबंधित है। भाग 4 दोस्तों, याद रखिए। संविधान का भाग 4 राज्य की नीति निषेधता से संबंधित है। संविधान का भाग 4 से संबंधित दोस्तों अनुच्छेद 36 से 51 राज्य की नीति तत्व से संबंधित है। संविधान का भाग दोस्तों राज्य की नीति तत्व से संबंधित है। अनुच्छेद 36 से 51 राज्य की नीति तत्व से संबंधित है, याद रखिए। अनुच्छेद भाग बोलेगा तो दोस्तों 4 हो जाएगा, अनुच्छेद बोलेगा 36 से 51 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 4था नंबर क्वेश्चन है कि हरिसेन किस राज दरबार के कवि थे। तो हरिसेन किस राज दरबार के कवि थे। तो राइट समझ गए समुद्रगुप्त के दोस्तों। समुद्रगुप्त को दोस्तों भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, याद रखिएगा। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। हरिसेन किस राज के दरबार के कवि थे। तो समुद्रगुप्त के। हरिसेन समुद्रगुप्त के राज कवि थे। हरिसेन इलाहाबाद प्रयाग प्रस्ती की लेख की भी रचना किए थे। हरिसेन दोस्तों इलाहाबाद प्रयाग प्रस्ती लेख की भी रचना किए थे।
समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त के अगवे में कर्तक उपाधि धारण की तथा इन्हें कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और इनके अश्विन में कर्तक की उपाधि धारण की तथा कविराज भी कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन है कि अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवी देवताओं को समर्पित है। तो अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवी देवताओं को समर्पित है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा शिव को दोस्तों समर्पित है। अधिकांश चोलकालीन मंदिर शिव को समर्पित है। राजा राज प्रथम द्वारा दोस्तों तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था। राजा राज प्रथम द्वारा तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था, जो भगवान शिव को समर्पित है, याद रखिएगा। राजा राज प्रथम द्वारा तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, जो भगवान शिव को समर्पित है। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा है कि मिहिरी भोज राजपूतों को किस कुल से संबंधित है। तो मिहिरी भोज राजपूत किस कुल से संबंधित है। तो राइट ऑप्शन प्रतिहार से संबंधित है। मिहिरी भोज राजपूत तो किस कुल से संबंधित, तो प्रतिहार से संबंधित है। 17 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा है 17 नंबर क्वेश्चन, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो राइट ऑप्शन हो दोस्तों कर्नाटक राज्य में स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों राजस्थान में स्थित है, याद रखिए। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। बांदीपुर वन जीव अभ्यारण्य दोस्तों कर्नाटक में स्थित है, जिसकी स्थापना 1973 में हुआ था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क दोस्तों उत्तराखंड में, जिसकी स्थापना 1935 में हुआ था। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य दोस्तों नागार्जुन सागर है दोस्तों, याद रखना है भी। पेरियार अभ्यारण्य दोस्तों केरल में, इसकी स्थापना 1978 में हुआ था। भारत का सबसे बड़ा बाघ परियोजना कौन है। नागार्जुन सागर हो जाएगा। पेरियार अभ्यारण्य किस राज्य में, तो केरल में हुआ है। केरल में, जिसकी स्थापना 1978 में हुआ था। 18 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन दोस्तों कि कौन सा ग्रह हरे प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो कौन सा ग्रह हरे प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो राइट ऑप्शन है दोस्तों यूरेनस दोस्तों हरे प्रकाश का उत्सर्जित करता है। यूरेनस ग्रह को हरे प्रकाश उत्सर्जित करता है, याद रखिएगा। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश उत्सर्जित करता है। यूरेनस दोस्तों हरे प्रकाश का उत्सर्जित करता है, क्वेश्चन पूछा गया है। देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन है कि राधा स्वामी सत्संग की स्थापना कब हुआ था। तो राधा स्वामी सत्संग की स्थापना कब हुआ था, नहीं दोस्तों किसने किए थे। तो राधा स्वामी सत्संग की स्थापना शिवदयाल साहब ने किए थे, याद रखना। राजा राम मोहन दोस्तों ब्राह्मण समाज की स्थापना किए थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय दलित संघ की स्थापना किए थे। खान अब्दुल गफ्फार खान खुदाई खिदमतगार की स्थापना की थी, याद रखिए दोस्तों। सीमांत गांधी के नाम से भी खान अब्दुल गफ्फार जाने जाते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है, सीता ने भात खाया, कौन सा कारक है दोस्तों। सीता ने भात खाया, कारक दोस्तों 8 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने, ये राइट ऑप्शन है दोस्तों, कर्ता ने, राइट ऑप्शन हो जाएगा दूसरा नंबर। सीता ने भात खाया, इसमें ने कौन सा कारक है, तो कर्ता कारक उदाहरण हो जाएगा दोस्तों, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम मैथ का क्वेश्चन चार्ट हुआ है। मैथ का क्वेश्चन यहाँ पे है कि उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा जिसके विकर्ण की लंबाई 6 मीटर है। तो उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा जिसके विकर्ण की लंबाई 6 मीटर है। तो बता दो दोस्तों, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है दोस्तों, सूत्र है 1/2 गुने भुजा स्क्वायर। दोस्तों वर्ग का विकर्ण बराबर सूत्र क्या होता है, तो 1/2 गुने भुजा स्क्वायर आता है, याद रखिएगा, ये फार्मूला है। तो यहाँ पे देखिएगा विकर्ण की लंबाई कितना दिया है, विकर्ण की लंबाई दोस्तों 6 मीटर दिया है। यहाँ पे 6 मीटर लिख देंगे, दूध ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा, 6×3 18 वर्ग मीटर। राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल 18 वर्ग मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दूसरा नंबर, 40 मीटर लंबी एक ट्रेन 20 सेकंड में एक पोल से गुजरती है, तो ट्रेन की गति क्या होगा। पोल कहने का मतलब दोस्तों एक गली है। तो 400 मीटर किलोमीटर में 20 सेकंड में पोल से गुजरते हो, ट्रेन की गति क्या होगा। तो यहाँ पर डिस्टेंस दिया है दोस्तों 400 मीटर में दिया है, और टाइम 20 सेकंड दिया है दोस्तों। टाइम कितना दिया है, 20 सेकंड दिया है। यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों ट्रेन की गति क्या होता है, स्पीड यहाँ पे पूछ रहा है। तो चाल बराबर सूत्र क्या होता है दोस्तों, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। दूरी यहाँ पे 400 दिया हुआ है, और टाइम कितना दिया है, 20 सेकंड दिया है दोस्तों। यहाँ पे टाइम दूरी जो दिया था मीटर में दिया था 400 मीटर, और समय दिया दोस्तों 20 सेकंड। तो 20 से हम डिवाइड करेंगे 400 दोस्तों, तो 20 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो स्पीड कितना आ जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकंड से गाड़ी चल रही होगी दोस्तों।
20 मीटर प्रति सेकंड, लेकिन यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा में दिया दोस्तों। मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाने के लिए दोस्तों 18/5 से गुना करते हैं। 18/5 से गुना करते हैं दोस्तों मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाने के लिए। तो 5 से काटिए दोस्तों, 4 बार में डिवाइड हो जाए तो 18 को कितना हो जाएगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा से ट्रेन चल रही है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा तीसरा नंबर। ये बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि दो व्यक्तियों का आयु का अनुपात 5:9 है। उनमें से एक का आयु 40 वर्ष अधिक है, तो उनकी आयु का योगफल वर्षों में कितना होगा। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों, ऑलरेडी पहले मैं बता चुका हूँ आयु से संबंधित क्वेश्चन कि जब भी वर्ष योगफल में देगा तो हम माइनस में उसको बोलते हैं। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन सोल्व करते हैं। दो व्यक्तियों का आयु का अनुपात कितना दिया है, तो पहला व्यक्ति को दिया है दोस्तों 5 और दूसरे व्यक्ति का अनुपात दिया है 9, और उसके अंतर कितना दिया है, तो दोस्तों इन दोनों का अंतर दिया है 40 वर्ष। अंतर कितना दिया है, 40 वर्ष इन दोनों का दिया। आयु का अनुपात का अंतर कितना दिया, 40 वर्ष दिया। अगर आयु का दोनों अनुपातों का अंतर कितना होगा, तब ये 40 वर्ष अंतर दिया, तो यहाँ दो आयु का अनुपातों का अंतर होगा 4 वर्ष। कितना होगा, दोनों अनुपातों का अंतर 4 वर्ष। इस अंतर में से दोस्तों, इस अंतर में हम भाग देंगे तो कितना बार में डिवाइड होगा, 10 बार में डिवाइड हो जाएगा दोस्तों। कितना वर्षों का अंतर होगा, 10 वर्ष का अंतर चला है दोस्त। ये 10 वर्ष दोस्तों हम 5 में इस दोनों में गुना करेंगे तो दोनों का अलग अलग आयु का पता लग जाएगा। तो लेकिन दोनों का योगफल पूछा है, तो दोनों को अनुपातों को हम जोड़ देंगे आपस में, तो कितना हो जाएगा, 9×5 = 14 हो जाएगा दोस्तों। 14 से हम गुना कर देंगे 10 में, तो कितना हो जाएगा, 14 दहाई कितना हो जाएगा दोस्तों, 140 वर्ष हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 140 वर्ष, दूसरा नंबर। इस तरह का से क्वेश्चन सोल्व होता है दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही।